इशिका तैयार होकर घर से निकली। उसके मन में हल्का सा डर था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद थी कि मीरा उसे ज़रूर माफ़ कर देगी। वह अपनी कार में बैठी और सीधे उस जगह के लिए निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट था। यह वही जगह थी जहाँ वह और मीरा पहले अक्सर आया करते थे। वह अंदर गई। सब कुछ वैसा ही था, वही टेबल, वही कोना जहाँ अक्सर मीरा और इशिका बैठा करती थी। इशिका जाकर इस टेबल के पास बैठ गई। उसकी नज़रें दरवाजे पर थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि मीरा ज़रूर आएगी। थोड़ी सी देर बाद दरवाज़ा खुला और मीरा अंदर आई। वह पहले जैसे ही थी, सिंपल और शांत। उसकी नज़रें जैसे ही इशिका पर पड़ी, वह रुक गई। उसे वह सब याद आने लगा जो इशिका ने उसे कहा था। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखती रही। फिर मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। वह सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, कोई भी नहीं बोल रहा था। फिर इशिका ने धीरे से कहा, मीरा। उसकी आवाज़ हल्की सी थी, पर ऐसी भी हल्की नहीं थी जिसे मीरा न सुन सके। मीरा ने बिना कोई भाव के कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मुझे कुछ और सुनाना बाकी रह गया? इशिका ने कहा, मीरा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं तुझ पर भरोसा नहीं किया। मीरा थोड़ी हैरान रह गई। उसने कहा, किस बात की माफ़ी? इशिका अचानक रोने लगी और मीरा के गले लग गई। मीरा चौंक गई। उसने घबरा कर इशिका को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? उसकी आवाज़ में आज भी चिंता साफ झलक रही थी। इशिका ने रोते हुए कहा, मीरा मुझे माफ़ कर दे। मैंने उन लोगों को धोखा दिया जो मेरा फ़ायदा उठाते थे। मुझे पता चल गया है, वह लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और उन लोगों ने ही मुझे तुमसे अलग किया था और तुम्हारे खिलाफ किया था। मुझे माफ़ कर दे। मीरा ने इशिका को संभालते हुए कहा, यह ले पानी ले, फिर बताओ क्या हुआ? उसने इशिका को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। इशिका ने पानी पिया और गहरी सांस ली। मीरा ने कहा, अब बता क्या हुआ? तू रो क्यों रही थी? इशिका ने कहा, मीरा तुम बिल्कुल सही थी। मोहिनी, माया और मेरी सौतेली माँ, जिसे मैं अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती थी, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मीरा ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इशिका ने कहा, एक दिन मैंने उन सब की सारी बातें सुन ली जब उन लोगों ने मुझे कॉल किया था, लेकिन गलती से कॉल कट नहीं था। फिर मैंने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। वे लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहते हैं और आरुष और अदर को भी वे लोग मारना चाहते हैं। पापा के साथ भी गलत करना चाहते हैं। यह सुनकर मीरा को गुस्सा आ गया कि कोई इतना कैसे गिर सकता, वह भी सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए। मीरा ने कहा, मुझे तो पहले ही शक था उन लोगों पर कि वे सही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता वह लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें उनकी सच्चाई पता चल गई है, तो तुम अब क्या करने वाली हो? इशिका ने गुस्से में कहा, मैं उन लोगों को माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पापा को बचाना है। वे लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने चाहते हैं। मुझे कैसे भी करके पापा को वहां से निकालना होगा। मीरा ने कहा, तू सही कह रही है और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अंकल को बचाएंगे। इशिका यह सुनकर मीरा के गले लगी और कहा, तू मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। मीरा ने भी उसे गले लगा लिया। इशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसकी दोस्त भी उसके साथ थी और उसने उसे माफ़ कर दिया था। फिर दोनों वापस बैठ गई। वेटर आया, उन दोनों को ऑर्डर लिया और वही वापस पुरानी बातें करने लगी, अपनी यादें ताज़ा करने लगी। अब माहौल हल्का हो गया था। फिर मीरा और इशिका ने बाय बाय बोलकर अपने अपने घर के लिए निकल गई। आज का दिन शांत था। इशिका अपने कमरे में बैठी थी। अधर्व अपने ऑफिस और आरुष अपने स्कूल जा चुका था और वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, रीता कॉलिंग। इशिका की आंखें हल्की सी सिकड़ गई। इशिका ने सोचा, आखिरकार इसका कॉल आ ही गया। मुझे पता था यह ज़रूर मुझे कॉल करेगी। मोहिनी ने ज़रूर कुछ कहा होगा। फिर इशिका ने कॉल उठाया। हेलो, इशिका ने सीधी आवाज़ में कहा। उधर से शायद से जिससे भी जैसी मीठी आवाज़ आई। इशिका बेटा। रीता की आवाज़ में नकली प्यार साफ झलक रहा था। अगर इशिका का पुनर्जन्म नहीं होता तो वह ज़रूर उसकी चाल में फंस जाती, लेकिन उसे उसकी असलियत पता थी। रीता ने कहा, कैसी हो तुम बेटा? इशिका ने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन मन ही मन सोचा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं ठीक हूँ तुम्हारी घटिया आवाज़ सुनकर। रीता ने नकली प्यार से कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, सोचा आज तुमसे मिल लूँ। क्या तुम घर आ जाओगी? मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। फिर उसने मन ही मन कहा, एक बार तू यहाँ आ तो फिर मैं तुझे ऐसा अपने झांसे में लूँगी, तू पूरी की तरह मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। इशिका सब समझ रही थी। उसकी मन की बातें अच्छे से पता थी कि वह उसे क्यों बुला रही है। इशिका ने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं आज आ जाऊँगा। रीता यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसका प्लान काम हो गया था और कॉल उसने कट कर दिया। मैंने सोचा मुझे अपने पापा से भी मिलना है और उन लोगों को से उन्हें बचाना भी है। तैयार होकर आज उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा था।
गाड़ी में बैठी और बाहर ठाकुर पैलेस के लिए निकल गई। तेरे पास गाड़ी पैलेस के बाहर रुकी। इशिका नीचे उतरी। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। जहाँ उसने अपना सारा बचपन बिताया था उसे सब कुछ याद आ रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली। ठाकुर पैलेस। इशिका वैसी स्टडी रूम के दरवाजे पर आई। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला। अंदर बैठे थे मिस्टर आदित्य ठाकुर। वे कुछ फाइल देख रहे थे। जैसे उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी उन्होंने सिर उठाकर देखा और सामने इशिका को देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई। इशिका, वह खड़े हो गई। इशिका अंदर आई और दौड़कर अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, उसकी आवाज़ टूट रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आदित्य जी एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे संभालते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? उनकी आवाज़ में घबराहट और चिंता साफ साफ झलक रही थी। मैंने तुमसे कुछ कहा, मुझे बताओ, उन्होंने। लेकिन इशिका कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रो रही थी। मिस्टर ठाकुर ने उन्हें सोफे पर बैठा। इशिका ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं आपसे दूर हो गई। आदित्य ठाकुर की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, माफ़ी किस बात की? तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ सुनकर इशिका की आंखों से आंसू बह निकले। तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में सच्चा प्यार था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहे। फिर धीरे धीरे इशिका थोड़ा संभली। फिर इशिका ने अपने आंसू पोंछे और उनसे कहा, पापा, मुझसे आपसे कुछ बात करनी। आदित्य ठाकुर सीरियस हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह सुनकर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपको सच बताना जरूरी है। इशिका ने बताना शुरू कर दिया। रीता मोहिनी, उसकी चालें, लालच, प्रॉपर्टी, कैसे वे उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, कैसे वे उनके खिलाफ प्लान कर रहे हैं और कैसे वे उनके साथ गलत करने वाले। आदित्य ठाकुर ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे जैसे इशिका बोल रही थी उनका चेहरा बदलता जा रहा था। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या? उन्होंने जोर से कहा। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? उनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। मैं अभी पूछता हूँ उससे, उसने ऐसा क्यों किया? वह तुरंत आगे बढ़े, लेकिन इशिका ने हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, अभी नहीं। वो रुक गए। इशिका ने कहा, अभी सही समय नहीं आया। अगर आपने अभी कुछ कहा तो वो लोग संभल जाएंगे और हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। आदित्य ठाकुर रुक गए। उन्होंने उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा धीरे धीरे दुखी हो गया। यह सब मेरी वजह से हुआ। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, पर मैं उस औरत से शादी नहीं करता तो यह सब कुछ होता ही नहीं। मुझे लगा तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा, इसलिए मैंने उस औरत से शादी की और उसकी बेटी को भी अपनाया, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी बेटी के साथ यह सब किया। उसकी आवाज़ में पछतावा था। इशिका ने तुरंत कहा, नहीं पापा, यह सब मत कीजिए। यह सब आपकी वजह से नहीं हो रहा। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। किसी को क्या पता था कि वह औरत लालची निकलेगी? आप चाहते थे मुझे माँ का प्यार मिले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को दोस्त मत दीजिए, गलती उनकी है। वे लोग लालची निकले जो हमें धोखा दे रहे हैं। इशिका की आवाज़ मजबूत थी। आदित्य ठाकुर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, इन सब में तुम्हारा साथ दूंगा। इशिका हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता पापा, आप हमेशा मेरे साथ हैं। हम सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। स्टडी रूम में अब शांति थी, लेकिन अब यह शांति तूफान से पहले की थी। इशिका की आंखों में अब डर नहीं थी, हिम्मत थी। इशिका और मिस्टर ठाकुर स्टडी रूम से बाहर निकले। दोनों के चेहरे नॉर्मल लग रहे थे ताकि रीटा और मोहिनी को कोई शक न हो। अब तक मोहिनी भी आ चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे और रोहिणी और रीता बड़े प्यार से नाटक करते हुए इशिका को खाना परोस रही थी। चुपचाप बैठी थी, लेकिन वह देख रही थी कि मोहिनी की नज़र उसके गले में पहरे कीमती हार पर टिकी है जो अथर्व ने उसे दिया था। मिस्टर ठाकुर ने अपना गला साफ किया और अपनी गंभीर आवाज़ में बोले, रीता, मोहिनी, आज इशिका घर आई है तो मैं एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब वक्त आ गया है कि ठाकुर इंडस्ट्री की कमान अगली पीढ़ी को सौंपी जाए। रीता के चेहरे पर चमक आई। उन्हें लगा था शायद मोहिनी का नाम लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल मिस्टर ठाकुर ने बम फोड़ा। कल से इशिका ऑफिस जाएगी। ठाकुर कंपनी की अकेली और असली वारिस है। यह सारा बिजनेस वही संभाल लेगी। इतना सुनते ही रीता के हाथ से चम्मच छूट गया और मोहिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की सुई की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इशिता ने रीता के मन की बातें सुनी। बुढ़ा सटिया गया है। इशिका बिजनेस में आ गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। लगा था कि इसे मीठी मीठी बातों में फंसाकर सारी जायदाद मोहिनी के नाम करवा लूँगी। रीता ने खुद को संभालते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, मोहिनी भी तो आपकी बेटी है ना, उसने भी तो इसी घर में परवरिश पाई है। और फिर इशिका, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे पास आयुष जैसा छोटा बच्चा है, अथर्व जैसा परिवार है। तुम्हें तो अपना घर परिवार और ससुराल संभालना चाहिए।
बिजनेस की भागदौड़ में तुम अपनी गृहस्थी खराब कर लोगी। मोहिनी ने भी तुरंत सुर में सुर मिलाया। हाँ दीदी, माँ सही कह रही है। आप क्यों इतनी तकलीफ उठाएंगी? मैं हूं ना पापा का हाथ बटाने के लिए, आप बस आराम कीजिए। इशिका ने अपनी थाली में से धीरे से निवाला तोड़ा और एक तीखी नज़र मोहिनी पर डाली। मोहिनी ही मन मन चिल्लाकर कह रही थी, यह सब मेरा आदर भी और यह कंपनी भी, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे हल्का सा मुस्कुराई पर उसकी आंखों में बर्फीली सी ठंडक थी। उसने शांति से कहा, चिंता मत कीजिए माँ, अथर्व एक बिजनेस किंग है, वह अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और उसको संभालने के लिए मैंसन में बहुत से लोग हैं। और रही बात बिजनेस की, तो पापा का बनाया साम्राज्य किसी गैर के हाथों जाने से बेहतर है मैं खुद उन्हें संभाल लूँ। आखिरी खून का रिश्ता तो खून का ही होता है ना पापा। इशिका ने गैर शब्द पर जोर दिया था कि मोहिनी और रीता के चेहरे काले पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह दबकर रहने वाली इशिका इतनी बेबाक कैसे हो गई। मिस्टर ठाकुर के मैच पर हाथ मारते हुए कहा, बस फैसला हो चुका, कल इशिका मेरे साथ ऑफिस चलेगी और रीता तुम बस घर और रसोई ही संभालो, बिजनेस की फिक्र छोड़ दो। फिर इशिका कुछ देर वही रुकती है, अपने पापा के साथ समय बिताती है। फिर वह वापस अग्निवंशी मैंसन चली जाती है। शाम होते होते वह अपनी अग्निवंशी मैंसन पहुंच जाती है, जहां आरुष और अथर्व हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। आरुष दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। आरुष ने कहा, मम्मा आप इतनी देर कहाँ थी? मैंने आपको और पापा को ने अभी भी डिनर नहीं किया। इशिका की आंखों में हल्की सी नमी छा गई। पिछले जन्म में मासूम को उसने अपनी आंखों के सामने ही खो दिया था। उसने आरुष के माथे पर चूमते हुए कहा, सॉरी बेटा, मम्मा वापस आ गई। उन्होंने मिलकर रात का डिनर किया। अथर्व जो दुनिया के लिए खूंखार माफिया किंग था, इशिका और आरुष के सामने वह बिल्कुल अलग था। डिनर के बाद आरुष ने दोनों को गुड नाइट किया और अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में आते ही अथर्व ने इशिका के चेहरे पर छाई गंभीरता को भांप लिया। उसने इशिका से कहा और सोफे पर उसे बिठाई। इशिका, ठाकुर पैलेस में क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की सिकन बहुत कुछ कह रही है। अतर की आवाज़ में धिक्कार और फिक्र थी। फिर इशिका ने गहरी सांस ली। आज जो कुछ भी हुआ उसे विस्तार से बताया। इशिका ने कहा, धर पापा ने मुझे ठाकुर इंडस्ट्री की कमान सौंपने का फैसला किया है। रीटा और मोहिनी को लगा कि मैं मना कर दूंगी, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार कर ली। वह मुझे और पापा को बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। अथर्व की आंखों में चमक आ गई। वह इशिका के करीब आए। उसने इशिका के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही किया इशिका। उन औरतों को लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन वह भूल गई है कि तुम अथर्व अग्निवंशी की पत्नी हो। दुनिया मेरे नाम से चलती है। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने भी आँख उठाकर देखा तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इशिका को अथर्व की बातें सुनकर बहुत ही सुकून मिला। उसे पता था उसका पति हर कदम उसके साथ है। फिर वे दोनों सो गए। अग्निवंशी मैंसन की सुबह आज कुछ अलग ही थी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से चलकर इशिका के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक और इरादा था। आज इशिका का ठाकुर मेंस इंडस्ट्री में जाने का पहला दिन था। इशिका ने बहुत ही शालीन लेकिन पावरफुल बिजनेस सूट पहना था। उसकी खूबसूरती आज उसके आत्मविश्वास के साथ मिलकर और भी निडर बना रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर अथर्व और नाना आरुष उसका इंतजार कर रहे थे। अथर्व ने कई गहरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक इशिका को देखा। आज उसकी पत्नी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी, ऐसी रानी जो अपना साम्राज्य वापस लेने जा रही हो। मम्मा मम्मा आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आरुष ने अपनी प्यारी आवाज़ में कहा और इशिका को गले लगा लिया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए इशिका के लिए कुर्सी खींची। आज से दुनिया एक नई इशिका को देखेगी, तो तुम तैयार हो जाओ। इशिका ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अथर्व से ब्रेकफास्ट के बाद तीनों अपनी आलीशान एसयूवी में सवार हुए। रास्ते में उन्होंने आरुष को स्कूल छोड़ा। आरुष को बाय बोलकर जब गाड़ी ठाकुर इंडस्ट्री की ओर मुड़ी तो माहौल में एक अलग ही गंभीरता छा गई। जैसे गाड़ी एक विशाल इमारत के सामने आकर रुकी, बाहर बड़े खड़े सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों में हलचल मच गई। अथर्व ने खुद उतर कर इशिका के लिए दरवाज़ा खोला। अथर्व ने इशिका का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींचकर उसके माथे पर प्यार भरा किस किया। उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी, याद रखना इशिका, तुम अकेली नहीं हो। पूरा अग्निवंशी साम्राज्य तुम्हारे पीछे खड़ा है, जाओ और अपना हक छीन लो। इशिका ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। जैसे ही वह अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, मन पढ़ने की शक्ति सक्रिय हो गई। चारों तरफ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कर्मचारी की मन की आवाज़ सुनी, यह तो ठाकुर साहब की बेटी इतनी सुंदर, क्या यह कंपनी संभाल पाएगी? दूसरे की मन की आवाज़, इसने अथर्व अग्निवंशी से शादी की। इसके कदम पड़ते ही माहौल बदल गया। ठाकुर पहले ही मीटिंग रूम में बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ऐसी इशिका अंदर आई। उन्होंने गर्व से स्वागत किया
वहाँ कंपनी के बड़े शेयर होल्डर और बोर्ड मेंबर मौजूद थे। फिर मिस्टर ठाकुर ने खड़े होकर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आज का दिन ठाकुर इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। मैं अपनी बेटी इशिका अग्निवंशी को इस कंपनी का CEO नियुक्त करता हूँ। आज से सारे अधिकार और फैसले इसी के होंगे। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी, लेकिन इशिका की नजरें उन चेहरों को ढूंढ रही थी जो इस फैसले से खुश नहीं थे। उस कोने में बैठे एक डायरेक्टर मन की बात सुनाई दी। एक लड़की आकर हमें आदेश देगी, देखते हैं यह कुर्सी पर कितने दिन टिकेगी। इशिका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने पोडियम पर जाकर माइक संभाला और बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में कहा, शुक्रिया पापा। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ अपने वजूद की वजह से हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगले एक हफ्ते में आप जान जाएंगे। सिर्फ बैठने के लिए नहीं, इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुँचाने और गद्दारों की सफाई करने आई हूँ जो अंदर ही अंदर इसे दीमक की तरह खा रहे हैं। उसकी बातों में कैसी पावर थी कि पूरा हॉल शांत हो गया। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई सवाल उठा सके। इशिका ने अपनी कुर्सी संभाली और अपनी फाइल पर साइन कर दिया। उसे पता था कि यह खबर अब तक रीता और मोहिनी को मिल चुकी होगी। अभी अपना अगला वार जरूर करेंगी।